पूर्व सहयोगी OSD मध्य प्रदेश माध्यम डॉक्टर पुष्पेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर सोनल सिंह जी विक्रम विश्वविद्यालय से, संदीप पाठक जी और हमारे MP लाइब्रेरी एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात पांडे जी और यहाँ उपस्थित सभी विद्वत्गण। सर्वप्रथम सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ और अध्यक्ष का कार्य सबसे सरल और सबसे कठिन दोनों होता है, क्योंकि जो आप बोलने के लिए सोच कर आए थे वो सब बोला जा चुका होता है, जो नहीं सोचा आपने वो भी बोला जा चुका होता है। मैं कुछ अपने विचार साझा करना चाहता हूं बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि समय शायद आने वाले सत्रों के लिए भी हो गया है और टी ब्रेक का भी समय हो गया है। मैंने हमेशा, अगर आप इतिहास की तरफ देखेंगे तो जो पुस्तकालय होता है वो बौद्धिक केंद्र रहा है, सभ्यता का पूरा एक यात्रा को अगर आप तो जब भी कहीं आताताई आक्रांता गए हैं उन्होंने सबसे पहले हमला, चाहे वो कॉन्स्टेंटिनोपल का लाइब्रेरी हो इतिहास में, आप 11वीं-12वीं शताब्दी में देखेंगे, या नालंदा का पुस्तकालय हो भारत में, तो वही सबसे पहला हमला होता है, क्योंकि वो बौद्धिक संपदा उन्हीं विश्वविद्यालयों में, उन्हीं पुस्तकालयों में पूरा सांस्कृतिक विरासत का संकलन रहा है, इसलिए हमेशा आक्रांता उसे ही हमला करते रहते हैं। और नालंदा का तो कई महीनों तक पुस्तकालय जलता रहा, ये तो इतिहास जानता है। शायद इसीलिए उसी स्मृति में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय अपना नया बिशनखेड़ी परिसर में जो पुस्तकालय का भवन बना है, उस भवन का नाम ही नालंदा रखा है। 10 वर्ष में जो सूचना क्रांति हुई है उससे कभी कभी संशय हो जाता है। जब मैंने 1-1.25 वर्ष पहले कार्यभार संभाला, इससे पहले मैं दिल्ली में था भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक के नाते, लेकिन यहाँ कार्य संभाला और मैंने नए परिसर का जब मैंने निरीक्षण किया तो इतना बड़ा भवन पुस्तकालय का देखा तो मेरे मन में जरूर एक पल के लिए ये ख्याल आया, क्या आज के वर्चुअल जगत में, शायद 10 साल पहले जब ये प्लानिंग हुई होगी विश्वविद्यालय की, तब इतना बड़ा पुस्तकालय का भवन के बारे में सोचा गया, लेकिन आज हम प्लान करते तो क्या इतने बड़े बिल्डिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन क्योंकि मैं मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र से आता हूं और मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जहां एक जमाने में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, DSNG वैन्स, OB वैन्स, इस सब को रिप्लेस कर दिया एक छोटे से उपकरण ने, इस मोबाइल फोन में। इसके अंदर स्टूडियो भी है, इससे आप शूट भी कर सकते हैं, कोई कैमरा की जरूरत नहीं है। भारी भारी कैमरा हम लोग उठा के, जब मैं दूरदर्शन का संपादक होता था, भारी भारी कैमरा उठा के हमारे रिपोर्टर्स चलते हैं, और आज उसकी जरूरत नहीं है। आज इसमें एडिटिंग हो सकता है और इसी से ट्रांसमिट हो सकता है हजारों लाखों लोगों तक। स्टूडियो की भी फैसिलिटी है इसके अंदर, आप स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं। सारे बड़े बड़े भवनों को, बड़े बड़े OB वैन्स को, गाड़ियों को सब रिप्लेस कर दिया एक छोटे से स्मार्टफोन में। ये बड़ी क्रांति हुई है। इसलिए भले लाइब्रेरी भवन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन का महत्व 4 गुना बढ़ गया है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें हम तारीख को 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक BC और AD, बिफोर क्राइस्ट एंड अननोन डोमिनी,
लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप मीडिया टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अगर आप दो हिस्सों में बांटेंगे तो वो बीजी और एजी होगा, बिफोर गूगल एंड आफ्टर गूगल। हम लोग बिफोर गूगल जनरेशन के लोग हैं और अब की जनरेशन जो है ये आफ्टर गूगल जनरेशन के लोग हैं, जहां हम लोग क्लिपिंग्स, कटिंग्स, आर्काइव्स, मॉर्चरी यानी कि जहां पुराने अखबार रखे जाते थे उसको एक्सेस करते थे। आज इस मोबाइल फोन में सिर्फ आप द टच ऑफ ए फिंगर आप ग्लोबली इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन क्या एक्सेस कर रहे हैं आप, सवाल ये है। और यहां जो सोनल जी ने अभी जो बात कही कि लाइब्रेरियन का रोल फ्रेंड, फिलॉसफर, गाइड का है कि क्या एक्सेस करना चाहिए, कहां सबसे ज्यादा सही इंफॉर्मेशन है। इसको अगर कोई गाइड कर सकता है तो वो लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन भी कर सकते हैं, क्योंकि आज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और अन्य टेक्निक के माध्यम से जो लोग मार्केटिंग करना चाहते हैं वो अपने कंटेंट को सबसे आगे कर देते हैं, और जो जेन्युइन कंटेंट है वो कहीं 50th पेज में होगा, कभी 40th पेज में होगा, कहीं नीचे दबा हुआ। हम पहले 2-3 पेज में सर्च करके छोड़ देते हैं, हम अंतिम पेज तक तो जाते ही नहीं है। हमें पता चलेगा 50 पेज के सर्च रिजल्ट निकल रहे हैं, लेकिन तीसरे पेज के आगे कोई नहीं जाता है, जबकि शायद जेन्युइन ऑथेंटिक किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिसर्च वहीं कहीं दबा पड़ा हुआ है, स्कॉलरली आर्टिकल्स वहां पड़े हुए हैं, लेकिन हमें इस चीज की जानकारी नहीं है क्योंकि देयर इज नोबडी टू गाइड। तो इसलिए जो गूगल में पहले दिखा देता है सर्च में, हम उसको सत्य मानकर, वही कहते हैं गूगल बाबा शरणम, और हम उस पर तकरीरें देते हैं, उस पर जो है व्याख्यान देते हैं, लेख लिखते हैं और फेक कंटेंट को आगे बढ़ावा देते हैं। इन्फोडेमिक के जमाने में, यानी कि where there is an overdose of information, इस ओवरडोज, इंफॉर्मेशन ओवरडोज के समय में जहां फेक कंटेंट की बात हो रही है, फेक नैरेटिव्स की बात हो रही है, वहां सही शोध परक विश्वसनीय सूचना विशेषकर विद्यार्थी और शोधार्थी को मिले, ये अहम भूमिका पुस्तकालयों की है और लाइब्रेरियंस की है। आज एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर यहां माननीय मंत्री जी ने भी यहां जिसका जिक्र किया, वो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात है। प्रिंसिपली उससे आइडियल कोई सिचुएशन हो नहीं सकता। अभी कुछ महीने पहले जब मैं अपने लाइब्रेरी का कुछ सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल का देख रहा था, तो बहुत महंगे रिन्यूअल्स कुछ फॉरेन जर्नल्स के आ रहे थे। मैंने अपने लाइब्रेरियन से पूछा, मैंने कहा कि मुझे ये बताइए कि ये पढ़ता कौन है। यूनिवर्सिटी अपने, हम तो विशेषकर एक ऐसे विश्वविद्यालय है जिसको राज्य या केंद्र सरकार से 1 रुपए का अनुदान नहीं मिलता है। हमारा टोटली सेल्फ जनरेटेड है, सेल्फ फिनांस है। मैंने कहा कि हमारा तनख्वाह हम खुद, हमारे बिल्डिंग्स हम खुद बनाते हैं, हमारी जमीन भी हम ही खरीदते हैं। तो मैंने कहा कि ये इतना महंगी जर्नल्स, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये कितने लोग पढ़ते हैं। कहते कि सर बहुत कम, कोई गलती से कोई साल में एक दो स्टूडेंट आ गए या स्कॉलर्स आ गए। मैंने कहते फिर इतना पैसा कैसे आप, मतलब इसको जस्टिफाई करिए। उन्होंने कहा कि सर हम कुछ कर नहीं सकते, ये यूजीसी मैंडेट है, विश्वविद्यालय के नाते हमें लेना ही पड़ेगा। ऐसे में अगर मुझे एक कॉमन सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो मैं समझता हूं इट वुड बी इमेंसली यूजफुल। कई जर्नल्स की शायद मेरे विद्यार्थियों को आवश्यकता नहीं है, जबकि कई ऐसे जर्नल्स हैं जिसकी आवश्यकता है, बट दे आर टू एक्सपेंसिव दैट वी कैन नॉट अफोर्ड इट। इसलिए मैं समझता हूं कि एक, बचत के लिहाज से, और दूसरा
हम किस तरीके से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक, मैक्सिमम स्कॉलर्स तक मैक्सिमम कंटेंट पहुंचा सकते हैं। इसके लिए मैं समझता हूं कि ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का मॉडल जो है, जहां हम अपना खर्चा भी कम करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक्सेस दें, इसका प्रयास। मैं एक और बात कहना चाहूंगा जो मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है। देखिए, इंफॉर्मेशन की तलाश सबको है, बट पीपल आर नॉट अवेयर वेयर दे आर अवेलेबल। उनको इस बात का जो है वो ढूंढते हैं। कई बार कई छोटे छोटे इंफॉर्मेशन दे आर नॉट अवेलेबल, क्योंकि वो गूगल में एक बार देख लेते हैं, 2-3 मतलब 1-2 पन्ने पलटते हैं, वहां नहीं मिलता है। मैं समझता हूं कि एक रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच वो लाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। इट्स नॉट जस्ट इश्यूइंग, आई कीप टेलिंग माई लाइब्रेरी स्टाफ दैट आपका जॉब सिर्फ बुक इश्यू करना, उसका रजिस्टर मेंटेन करना, ये नहीं है। ये तो क्लर्क भी कर सकता है। लाइब्रेरियन की भूमिका उससे बहुत बढ़ चढ़कर है, शायद कई टीचर्स से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही कंटेंट कहां मिलेगा, जहां से आपको, अब जैसे मैं बताता हूं, रिसर्च के क्षेत्र में कई बार पीएचडी स्कॉलर्स, इनफैक्ट मैं अभी पांडे जी से बता रहा था, मुझे थोड़ा जल्दी, मतलब आज थोड़ा कार्यक्रम विलंब हो गया, मेरा वाइवा है यूनिवर्सिटी में, सो आई हैव टू बी देयर। तो हम लोग रिसर्च को बहुत इंपॉर्टेंस अब दे रहे हैं। तो मैंने रिसर्च में, मैं पहला सवाल पीएचडी स्कॉलर से ये पूछता हूं कि आप पीएचडी करना चाहते हो या रिसर्च करना चाहते हो? वो कहते हैं, अरे सर ये क्या पूछ रहे हैं आप? कहते हैं बिल्कुल, क्योंकि आप रिसर्च, शोध किसी विषय में आप किसी कोई नए बात को आप खोजना चाहते हो, तब तो आपको रिसर्च करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप डिग्री लेना चाहते हो तब तो पीएचडी कर रहे हैं। वो माइंडसेट क्या है? पीएचडी भी करिए, लेकिन माइंडसेट क्या है कि कुछ नए चीज को मैं निकालूं अपने अन्वेषण से, अपने इंक्वायरी से, अपने रिसर्च से, अपने शोध से। कोई नई बात जो शायद अभी तक नहीं आई, कोई ऐसी बात जो समाज में परिवर्तन ला सकता है, नीति निर्धारण में मददगार साबित हो सकता है, ऐसा कुछ नया चीज होना चाहिए। ऐसे शोध की तरफ मैं कैसे हमारे ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को मैं अट्रैक्ट कर सकूं, ये बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि इसमें भी लाइब्रेरियंस की बहुत बड़ी भूमिका है। डिजिटाइजेशन के युग में जब लोगों का आकर्षण फिजिकल बुक से हटकर ई बुक्स, हमने भी पिछले वर्ष से, जब से मैंने कार्यभार संभाला है, हमने अपने सारे पब्लिकेशंस को ई बुक्स कर दिया है। और हमारे जर्नल जो है मीडिया मीमांसा, जो देश का प्रतिष्ठित मीडिया जर्नल है, द्विभाषीय त्रैमासिक ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल है, इसको भी हमने जो है अब ई जर्नल में परिवर्तित कर दिया है। लेकिन जर्नल्स के बारे में खुद आज भी क्लोन जर्नल्स हैं, फेक जर्नल्स हैं। इसके बारे में यूजीसी केयर लिस्ट में कौन से जर्नल्स हैं जो लगातार रिवाइज होती रहती है। हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को बहुत सारे इंफॉर्मेशन की जरूरत है। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में हम अपने स्कॉलर से कैसे पब्लिश करवा सकते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द डे मेरे लिए रिसर्च वो सार्थक है जिसका इंटरनेशनल साइटेशंस मिले। अगर मेरे रिसर्च को कोई साइट ही नहीं कर रहा है तो मैं समझता हूं कि मेरा रिसर्च जो है निरर्थक हो गया है। प्लेजरिज्म, इसका भी बहुत बड़ा एक, धीरे धीरे हम लोग आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिसके तहत हम प्लेजरिज्म को भी हम लोग चेक कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे उद्देश्य है कि मेरा यह मानना रहा है कि अगर वैश्विक स्तर पर अगर हमारे विश्वविद्यालय क्यों पीछे है ग्लोबल रैंकिंग्स में, मैं समझता हूं कि ऐसा क्यों है कि
पूरे विश्व के जितने बड़े फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट से लेकर सबके सीईओ भारतीय हैं। इनफैक्ट वो व्हाट्सएप में एक जोक चल गया कि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा अमेरिका, क्योंकि जो जो पढ़ के यहां से निकले हैं वो सब अमेरिका को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इतनी डिमांड है पूरे वर्ल्ड में इंडियन डॉक्टर्स के लिए, नासा में इंडियन साइंटिस्ट है, सिलिकॉन वैली में भारतीय है, तो कुछ ना कुछ तो भारतीय शिक्षा में कुछ अच्छा तो होगा ही। ये जितने भी बड़े नाम हैं, सत्या नाडेला से लेकर जितने बड़े नाम आप देखेंगे वो सब भारतीय विश्वविद्यालयों से निकले हुए हैं। फिर भी भारतीय विश्वविद्यालय क्यों वैश्विक स्तर पर अपना स्थान नहीं बना पाए? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम शोध में पीछे हैं। हमारे यहाँ अध्ययन अध्यापन सब होता है। वी आर बेसिकली टीचिंग एंड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस, वी आर नॉट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। आवर यूनिवर्सिटीज आर नॉट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। इसलिए शोध परक कार्य करने की आवश्यकता है विश्वविद्यालयों में। कितने पेटेंट्स हम ले रहे हैं, कितने हमारे रिसर्च, इंटरनेशनल रिसर्च पब्लिकेशंस है, इस पर जोर देने की जरूरत है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मैं समझता हूँ कि लाइब्रेरियंस की, लाइब्रेरीज की रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन इस दिशा में बहुत कारगर कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं अंत में इतना ही आश्वासन आपको देना चाहता हूँ कि MPLA के साथ सहयोग से हम लोग भी माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में हम लोग आपके साथ मिलकर इस लाइब्रेरी मूवमेंट को मजबूत करने के लिए और हम मैक्सिमम कंटेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स तक हम पहुंचाएं, इस दिशा में कार्य करने के लिए तैयार है, तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद।